नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण व्याख्यान है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सेंसिटिविटी। तो पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनकी हम समझ और संवेदनशीलता के बारे में जिक्र करेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में। तो मूक्स में जो स्वयं के तहत जो ये कोर्स डेवलप किया है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा ये पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। सेंसिटिविटी जो है वो क्या चीज़ है, हमें कैसे पर्यावरण के मुद्दों को समझना चाहिए, हमें अपने चारों तरफ किस तरीके से पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना है, उसकी संवेदनशीलता कैसे होनी चाहिए। हमारे पूरे देश में इस समय जगह जगह पर अभियान चलाए जा रहे हैं, हम किस तरीके से अपने पर्यावरणीय मुद्दों को समझें, उसकी हम कैसे जागरूकता रखें, कैसे हम दूसरे को समझाएं और किस तरीके से एक सेंसिबल हमें ह्यूमन बनना होगा और कैसे हम रहेंगे, क्योंकि हमें आज नहीं तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ तक भी हमें जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो वो उस पीढ़ी तक फ़ायदा देंगे। यदि हमने अभी इन मुद्दों को नहीं समझा या फिर हमने इनको समझने की कोशिश नहीं करी तो जो एक संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता नहीं रहेगी, मुद्दों की समझ नहीं रहेगी। तो इस व्याख्यान में जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो होगा पर्यावरणीय मुद्दों की पूरी समझ और उसकी संवेदनशीलता क्या है। जैसा कि अभी व्याख्यान में हमने बताया कि पर्यावरणीय मुद्दों की समझ और संवेदनशीलता, इस व्याख्यान में हम प्रमुख रूप से जो पर्यावरणीय हमारी समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। उनके कारण, उनके क्या क्या कारण हैं, किन वजह से जो है पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, हम उन पर भी नज़र डालेंगे। उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या उनके निगेटिव इम्पैक्ट हैं, हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और सबसे जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम उनकी जो संवेदनशीलता है उसको हम कैसे समझें, उसको हम कैसे सेंसेबल रहें, कैसे हम उसको महसूस करें, कैसे संवेदनशीलता हमारे अंदर आ सकती है और कैसे हम एक संवेदनशील नागरिक बन सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस व्याख्यान में, जिसमें पर्यावरण के बारे में हम जानकारी देंगे। जैसा कि सभी विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो पर्यावरण है यानी कि वो एक समग्र जो प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा आवास है, जो हमारा वास है, जो हम चारों तरफ देखते हैं, जिसमें वायु है, जल है, भूमि है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, सब इसके हिस्से होते हैं। लेकिन आज यही पर्यावरण जो है वो कई प्रकार के संकटों का सामना भी कर रहा है। और इन संकटों के मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो जिसको हम एक मानव की जो गतिविधियां कहते हैं, जिसको बोला जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो होती है। तो क्या है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, कैसे हम उस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से दूर हो सकते हैं, कैसे जो हस्तक्षेप होता है मानव का उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसी पर्यावरण में रहना है, हमारा यही वास है, इसी वायु, इसी जल, इसी भूमि, इसी वनस्पति के बीच में, इन्हीं जीव जंतु के बीच में, सब एक पूरे पर्यावरण का हिस्सा है। हमने जो मानव हस्तक्षेप है उसकी वजह से आज क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें इससे कैसे सजगता रहनी है, कैसे हम सेंसेबल बने, कैसे संवेदनशील एक नागरिक के रूप में हम रहें, और क्या क्या जो समस्याएं आ रही हैं उन चीज़ों को हम जानेंगे। तो ये एक सामान्य से परिभाषा है पर्यावरण की, जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो कितना साफ स्वच्छ है, कैसे उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसी वनस्पतियों के साथ हो रही हैं, कैसे जीव जंतु के साथ हो रही हैं, कैसी जल के साथ हो रही है, कैसी भूमि के साथ हो रही है, कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, हमें इसके प्रति जानना है, हमें इसके प्रति सजग रहना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पॉइंट की। एक चित्र की सहायता से, एक उदाहरण की सहायता से हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे पूरी पृथ्वी जो है स्वच्छ हरी भरी यहाँ पर दिख रही है, और कैसे कुछ इस चित्र में जो है बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसमें
पानी डाल रहे हैं, कितना स्वच्छ वातावरण है, हमें यही रखना है। इसी चीज़ की हमें सजगता होनी है। पर्यावरण की जैसे कि अभी हमने परिभाषा बताई, हम उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। उसके क्या क्या घटक हैं उनके बारे में जानेंगे। एक चित्र की सहायता से सामने एक वायुमंडल को, स्थलमंडल को, जलमंडल को और पूरा एक जैव मंडल को हमने दर्शा रखा है। तो जो पर्यावरण है यानी कि जो हमारे चारों ओर की जो बायोटिक और जो एबायोटिक जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो एक समूह जो होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम एक पर्यावरण बोलते हैं। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे पूरे चारों तरफ जो पूरा ग्रुप बना हुआ है वो एक पर्यावरण है। और क्या क्या कंपोनेंट हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। ये एक चित्र की सहायता से भी हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें सामने सबसे पहले ऊपर वायुमंडल, हवा, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। नीचे जल में हमने पूरा जलमंडल दिखा रखा है, जिसको हम पूरा हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। और एक पृथ्वी का जो हिस्सा है उसको स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। और पूरा जो है बीच में एक जैव मंडल दिखा रखा है। इन चारों से जो मिलजुल करके बने तीनों से, वो पूरा एक बायोस्फीयर है, वो जैव मंडल है। तो ये जो सभी घटक हैं वो आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक में भी अगर बदलाव आता है, यानी कि स्थलमंडल में अगर बदलाव आया, वायुमंडल में या बदलाव आया, जलमंडल में यदि कोई बदलाव आया, तो वो पूरे सिस्टम को जो है यानी कि पूरे बायोस्फीयर को जो है वो प्रभावित कर देता है। यानी कि एक में अगर परिवर्तन आता है या कोई बदलाव आता है तो वो पूरा जो बैलेंस है, पूरा बायोस्फीयर का बैलेंस है, वो उसको कम कर देता है या फिर उस पर पूरा इफेक्ट आने लग जाता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें कैसे एक एटमॉस्फेयर को, कैसे एक जलमंडल को और कैसे एक स्थलमंडल को, हमें इन सारी जो चीज़ें हैं, जो हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की बात करी, हमें कैसे उस पर बैलेंस बनाना है, जिससे कि हम जो हमारा एक पर्यावरण है उसकी जो परिभाषा हमने बताई, हम उसको जीवंत रख सकें। भविष्य में वर्षों तक जो है वो उस जनरेशन तक जो है पूरा जो इन्वायरमेंट है वो उसी लेवल से रहेगा जिस लेवल से हम उसको कंट्रोल अभी करेंगे। जैसे जलमंडल को करेंगे, जैसे स्थल वाले को करेंगे, जैसे एटमॉस्फेरिक पार्ट को करेंगे, यानी कि होल जो जैसे हम पूरे एक बायोस्फीयर को रखेंगे वैसे ही वो उसी तरीके से आगे भी रह सकता है। तो ये एक कंपोनेंट थे पूरे इन्वायरमेंट के और उसकी एक परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। जो पर्यावरण की जो हमने परिभाषा बताई थी और उसके घटक बताए थे, उसको एक सामान्य चित्र की सहायता से हमने दिखा रखा है। पहला एक जो चित्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक हैं, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की। यानी कि ये पूरे एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जो एक पूरा पर्यावरण जिसको हम एक नाम दे रहे थे कि यानी हमारे चारों तरफ तो एक इकोसिस्टम है। तो उसके दो पार्ट्स, यानी कि पहला अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कुछ इसके फिजिकल फैक्टर हैं, कुछ इनऑर्गेनिक फैक्टर हैं एंड कुछ ऑर्गेनिक फैक्टर हैं, यानी भौतिक कारक हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक पदार्थ। एक बार देख लेते हैं उदाहरण से ही इनको कि ये भौतिक कारक क्या क्या होते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक कारक क्या क्या होते हैं। ये क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स के हैं, ये अजैविक घटक हैं। जैसे कि भौतिक कारक में हम जो फिजिकल इसके जो फैक्टर है उसमें जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, प्रकाश लाइट का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है जिसमें वायुमंडलीय दाब की हम बात करते हैं। तो ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे एक एबायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। तो चाहे उसमें तापमान हो, आर्द्रता की बात करें या प्रकाश की बात करें या फिर वायुमंडल दाब की बात करें। और दूसरी चीज़ है अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जिसमें हम जल की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये जो
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरफ है। और बाकी जो कार्बनिक पदार्थ हैं जो इस पूरे एबायोटिक कंपोनेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं, लिपिड्स है, वाइटामिन्स हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ की एक श्रेणी आ गई। तो यानी कि जो भौतिक कारक हैं और कुछ अकार्बनिक हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, पदार्थ हैं, और जो कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों मिलकर के एक एबायोटिक कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। ये इतने घटक हैं इसके, ये सब कंपोनेंट्स हैं। अगर हम जैविक घटक की बात करते हैं, ये तो क्योंकि एक पूरे इकोसिस्टम में एक तरफ हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स रखे और एक तरफ हमने बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में जिक्र किया था कि जो एबायोटिक और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे चारों तरफ के यानी कि पूरे इकोसिस्टम के, उनको कैसे हमें बैलेंस रखना है। तो इस इकोसिस्टम का एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है, पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है? कुछ तो प्रोड्यूसर होते हैं जो उत्पादक के रूप में काम करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब उत्पादक के रूप में काम कर रहे हैं। और कुछ उपभोक्ता हैं जैसे जीव जंतु हैं जिसमें वो सारे उपभोग कर रहे हैं, वो उपभोक्ता के रूप में हैं। और इसके अतिरिक्त तो कुछ डिकम्पोजर होते हैं जो अपघटक का काम करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड सूक्ष्म जीव जितने भी हैं वो सब अपघटक के रूप में काम कर रहे हैं। कि यानी एक परितंत्र में जो हम पर्यावरण की परिभाषा पढ़ रहे थे वो बहुत आसान और सरल शब्दों में हम उसके कंपोनेंट की सहायता से भी सीख सकते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटक है। सीधा सा एक हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स है, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें कुछ भौतिक कारक होते हैं, कुछ कार्बनिक, कुछ अकार्बनिक। यानी कि जो भौतिक कारक हैं जिसमें तापमान की बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं और वायुमंडल दाब की बात करते हैं। और दूसरी बात जो अकार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। और तीसरी चीज़ है कार्बनिक पदार्थ की जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बात करते हैं। तो ये जो तीन प्रकार के हमने जो भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, ये सारे मिलकर के अजैविक घटक। और दूसरी तरफ जैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उदाहरण से जाने तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जंतु और अपघटक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। कुछ दूसरे चित्र की सहायता से जो पेड़ हैं, जल स्रोत हैं, जानवर हैं और मिट्टी है, ये पूरा एक में समाया हुआ है। ये एक पर्यावरण को दर्शाता है, ये एक पर्यावरण की परिभाषा है। तो क्या हम पर्यावरण को, अपने चारों तरफ के वातावरण को, जैविक और अजैविक घटक जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो इस चित्र में है। जो दूसरा वाला चित्र है, इस दूसरे वाले चित्र में जितने भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो सब कंपोनेंट्स हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सब इसमें हैं। इसमें भौतिक कारक भी हैं, इसमें टेम्परेचर की बात भी होगी, इसमें आर्द्रता की बात भी हो रही है, इसमें प्रकाश की बात भी हो रही है, इसमें वायुमंडलीय दाब की बात भी हो रही है, और इसमें अकार्बनिक की बात भी हो रही है जिसमें जल भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है। और इसमें कार्बनिक रूप से जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की बात भी हो रही है। तो ये अजैविक घटक भी पूरा कर रहा है। और जैविक घटक में इसमें हरे पौधे भी हैं, जंतु भी हैं और सूक्ष्म जीव भी हैं, तो वह अपघटक के रूप में भी दिखा रहा है। तो यानी कि पूरा एक जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो पर्यावरण की जो परिभाषा है, पूरे परितंत्र की जो घटक हैं वो इस दूसरे चित्र में समाये हुए हैं, जो कि पूरे पर्यावरण की परिभाषा को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की परिभाषा हमने जानी, उसके घटक जाने, आगे बात करते हैं कुछ पर्यावरणीय जो समस्याएं होती हैं वो कैसे होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से पर्यावरणीय जो परिवर्तन आते हैं वो कैसे आ जाते हैं, उसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ प्रकार भी होते हैं।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो प्रमुख जो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, हम कहें कि वो वायु प्रदूषण। उसके कारण क्या क्या हैं? वायु प्रदूषण यानी कहने का मतलब है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये जो सिस्टम हमारा जो चलता है, यानी कि जो वायु होती है उसका अशुद्ध हो जाना, उसका प्रदूषित हो जाना, उसका पॉल्यूटेड हो जाना, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कि उसमें जो गंदगी शामिल होती है, जो हमारी सांस की नली को भी खराब कर जाता है, श्वास के रोग जिसमें लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वायु प्रदूषण है। वाहनों से धुआं निकलना, उद्योग इंडस्ट्रीज से चिमनियाँ और रतियाँ बड़ी, सामने चित्र में उदाहरण की सहायता से भी दिखाने की कोशिश की है। पराली जलती है, आपने देखा होगा जगह जगह कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पराली जलती है, उससे कितने पॉल्यूटेड जो स्मोक निकलता है उससे कितना पॉल्यूशन फैल जाता है। क्या उसके प्रभाव हैं? श्वसन की रोग, रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, एसिड रेन की प्रॉब्लम आने लग जाती है, जलवायु में परिवर्तन पूरा आने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा वायु प्रदूषण फैल जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो पर्यावरण की जो समस्या है उसमें वायु प्रदूषण है। किन किन चीज़ों से होता है? जैसे ट्रैफिक जाम अनावश्यक जो लगता है, पेट्रोल डीजल, उसका जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, उसकी वजह से कितना, एक दूसरे क्षेत्र में जो अनावश्यक जैम हमारा जो सड़कों में लग जाता है, बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में, तो वहाँ पर कितना पॉल्यूशन हो जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर देखिए, इंडस्ट्रियल लेवल पर कितना पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे सांस की दिक्कत आ जाती है। या फिर कुछ हम ऐसी जगह पर हैं या जहाँ पर सांस के जो रोगी या जो व्यक्ति होते हैं, उनसे जो है पूरे सोशल लेवल पर कैसे जो श्वसन जनित जो रोग हैं वो कैसे फैल जाते हैं। तो ये सब कंट्रोल करना, ये वायु प्रदूषण को कम करेगा। ये सबसे बड़ी एक समस्या है, प्रमुख जो पर्यावरणीय समस्या में। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण की। कैसे एक चित्र में दिखा रखा है कि ऊपरी भाग में पानी में या आसपास नहर किनारे या रिवर साइड में कैसे पॉल्यूशन हुआ है, कैसे वहाँ पर जानवर हैं, प्लास्टिक थैली कूड़ा सब फेंके रहता है और कैसे वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कितनी गंदगी ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा, अपशिष्ट पदार्थ जहाँ पर होते हैं उसका पानी में जाना, घरेलू गंदगी उसका पानी में जाना, एग्रीकल्चर रूप से जितने भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उसका पानी में मिलना घुलना, ये सारी चीज़ें जो हमारी वाटर पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कारण बनता है, जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। इसका जो नेगेटिव हम कहें कि जो प्रभाव होता है वो सबसे बड़ा पेयजल संकट का होता है। जल जीवों की मृत्यु होना, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें जल प्रदूषण के कारण हो जा रही है। हमें ये भी कंट्रोल करना है, हमें ये भी साफ स्वच्छ रखना है कि कैसे हमें पेयजल संकट से हम बच सकें, कैसे जल जीवों की जो मृत्यु है उसको हम रोक सकें, कैसे बीमारियों से हम कंट्रोल पाएँ। ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर पॉल्यूशंस का एक पार्ट हो जाती है। तो इसके साथ में जो भूमि का जो क्षरण होता है, जो लॉस ऑफ द लैंड की हम बात करें, या फिर डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, वनों की जो कटाई होती है, और साथ ही उसका जो प्रभाव होता है भूमि क्षरण के साथ साथ वनों की कटाई, और फिर जो उसके प्रभाव हैं वो हमें चाहे वो खनन के रूप में हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली जो अगर हम डेवलपमेंट का उसको नाम दे रहे हैं, या फिर निर्माण जो अंधाधुंध इस तरीके से चल रहा है, तो वो एक कारण बन जाता है भूमि क्षरण का, वनों की कटाई का भी। खेती की जो गलत पद्धतियां हमारी चल रही हैं, जो कल्चर चल रहा है, जो सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम नॉन साइंटिफिक तरीके से चलते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है भूमि क्षरण और वनों की कटाई एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, जिसमें जो जैव विविधता है उसका पूरा नाश हो जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाता है, मृदा का अपरदन हो जाता है, ड्राउट सूखा उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इसकी वजह से चाहे पेड़ पौधे हों, स्ट्रेस जो प्लांट स्ट्रेस का होगा वो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। हीट स्ट्रेस उससे आएगी, कोल्ड स्ट्रेस उससे आ सकता है, या फिर
दूसरे प्रकार की समस्याएं उसमें आ सकती हैं, क्योंकि समय पर पानी की कमी या फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, बरसात का नहीं होना, ये सारी जो समस्याएं होंगी वो फिर पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये भूमि क्षरण और जो वनों की कटाई है उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो इसको भी हमें कैसे बैलेंस रखना है, हमें अंधाधुंध निर्माण की तरफ नहीं जाना है, खनन की तरफ नहीं जाना है। जो खेती की जो गलत पद्धतियाँ हैं उनको हमें सुधारना है, वो सिस्टमेटिक तरीके से होना है, जिससे पूरे हम बायोडाइवर्सिटी को जो है बचा सकते हैं। मृदा अपरदन, सूखा, इन सब से हम दूर रह सकते हैं, तभी जा कर के हम एक पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं। जैव विविधता की जो कमी होती है, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं, सभी विद्यार्थी भी उसको जानते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या हैं, जो विलुप्त तो हो गई सारी प्रजातियाँ। क्योंकि जिसका जो वास होता है, जिसका जो वास होता है, हैबिटेट से जिसको हम बात करते हैं, अगर वो उसको उस लेवल से नहीं मिल पाता है तो वहीं से उसका डिस्ट्रॉय यानी एक्सटिंक्ट होना, विलुप्त होना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जैव विविधता में कमी आएगी तो प्राकृतिक आवासों का विनाश होगा, शिकार ज़्यादा होगा, विदेशी प्रजातियां उसमें और ज़्यादा आएंगी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा असंतुलन पर, भोजन पर और भोजन की श्रृंखला पर। अगर हमें फूड चेन उपलब्ध नहीं है एनिमल्स को, तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में जाना तय है। तो इसलिए जो फूड चेन है वो बहुत ज़रूरी है, फूड वेब बहुत ज़रूरी है, फूड चेन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पारिस्थितिक असंतुलन रखती हैं। यदि इन्वायरमेंटल बैलेंस नहीं होगा तो जैव विविधता में कमी आनी तय है, जिसकी वजह से जो नेचुरल उनकी हैबिटेट्स होती हैं उनका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, हंटिंग उसमें ज़्यादा आ जाती है, फिर जो फॉरेन स्पीशीज हैं उनका वहाँ पर कब्जा होना जायज़ हो जाता है। तो ये जैव विविधता में कमी के कुछ कारण हैं और कुछ प्रभाव हैं। जितने भी, चाहे वो जैव विविधता की थी या फिर भूमि क्षरण की थी या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जितने भी प्रकार के हमने पर्यावरण के भाग बताए, इनमें हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है आगे हम बात करेंगे अभी दूसरे एक सेशन में, जिसमें हम इन्वायरमेंटल की जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।